यूपी टेट फ्री प्रैक्टिस बैच में आज की क्लास होने वाली है। यूपी टेट 2016 में हिंदी के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे, आज की क्लास में हम हिंदी के उन प्रश्नों की चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास जरूर देखिएगा क्योंकि यहाँ से जितने प्रश्न आए हैं यूपी टेट 2016 में 30 प्रश्न का व्याख्या के साथ हम आपको बताएंगे कि क्या क्या इसका उत्तर होने वाला है। आपको इन्हें रटना चाहिए। तो चलिए, फ्री प्रैक्टिस बैच के लिए अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस बार हम आपको हिंदी के संपूर्ण टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट, सीडीपी के संपूर्ण टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट, मतलब हर सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करने वाले हैं। सबसे पहले प्रीवियस ईयर। तो चलिए, आज की क्लास का पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है कि भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। कौन सी पद्धति है जो भाषा शिक्षण की नहीं है? ए ऑप्शन कह रहा है किंडरगार्टन, बी ऑप्शन कह रहा है मॉन्टेसरी, सी ऑप्शन कह रहा है ड्रेकाली और डी ऑप्शन कह रहा है अभिक्रमित अनुदेशन। तो जल्दी से बताइए, इस प्रश्न का उत्तर यह है क्या? पेडागोजी का प्रश्न। चलिए, बिल्कुल सही। बात करें भाषा शिक्षण की पद्धति कौन सी है, सबसे पहले जान जाइए कि किंडरगार्टन को भाषा शिक्षण की पद्धति मानी जाती है और मॉन्टेसरी को भी और ड्रेकाली को भी। किंडरगार्टन पद्धति को फूलों का बगीचा भी कहा जाता है, आप जानते रहिएगा। यहाँ पर इस प्रश्न का जो उत्तर निकलेगा हमारा डी ऑप्शन, अभिक्रमित अनुदेशन। ठीक है, तो याद कर लीजिए इस प्रश्न का उत्तर और आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह किस मनोवैज्ञानिक का मानना था? तो जल्दी से बता दीजिए, क्या ए ऑप्शन मॉन्टेसरी का था, या बी ऑप्शन महात्मा गांधी का था, या सी ऑप्शन फ्रॉवेल का है, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइए कि बालक को प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जानी चाहिए, या किसी मनोवैज्ञानिक ने नहीं कहा था। यहाँ पर देखिए, फ्रॉवेल भी नहीं होंगे और मॉन्टेसरी भी नहीं होंगे। यहाँ पर महात्मा गांधी जी के द्वारा, हमारे राष्ट्रपिता जो हैं, इनके द्वारा यह कथन कहा गया था कि बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का भी उत्तर जो होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, आगे बढ़ेंगे। आज की क्लास में 2016 में हिंदी के जितने भी प्रश्न यूपी टेट के अंतर्गत आए थे, पूरा का पूरा समाप्त कर देंगे। तो बने रहिएगा, पूरी क्लास को अंतिम समय तक देखिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न रिपीट भी होंगे। चलिए, बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो कहा जा रहा है कि व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए, 2016 का जो हिंदी का पेपर था यूपी टेट का, उसमें ज़्यादातर हिंदी में लगभग 6 वो प्रश्न थे जो पेडागोजी के पूछे गए थे, क्योंकि आपके हिंदी के चैप्टर सिलेबस में जो है हिंदी व्याकरण भी दिया गया है और साथ में पेडागोजी के कुछ टॉपिक भी दिए गए हैं। तो आपको सभी पढ़ना पड़ेगा। अगर आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो हम आपको सारी तैयारी फ्री में करा देंगे। चलिए, व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त कौन सा नहीं होगा? ए ऑप्शन का है आगमन प्रणाली, बी ऑप्शन का है निगमन प्रणाली, सी ऑप्शन का है अभ्याकृत प्रणाली और डी ऑप्शन कक्षा विनय प्रणाली। चलिए, बताइए कौन सा यहाँ पर उत्तर सही होगा जो व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं होगा? तो ए ऑप्शन बिल्कुल होगा, आगमन प्रणाली होता है और निगमन भी होता है, अभ्याकृत प्रणाली, ये तीनों जो हैं व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त होते हैं। याद करिएगा, उपयुक्त होते हैं। लेकिन बात करें कक्षा विनय प्रणाली, यह व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं होता, इसलिए इस प्रश्न का हमारा उत्तर जो होगा वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है कि आनंद कादम्बनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आपके पेपर में आएंगे। ठीक है, सबसे पहले बताइए कि आनंद कादम्बनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? बनारस से, मिर्जापुर से, इलाहाबाद से या लखनऊ से? उत्तर प्रदेश के ये वो जिले हैं जो बहुत ही विख्यात हैं पूरी दुनिया में। तो आप इसका उत्तर जल्दी से बताइए क्या होने वाला है। ठीक है, चलिए बात करेंगे आनंद कादम्बनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था। तो ये होता था मिर्जापुर से। और किस सन में हुआ था, जल्दी से बताइए। चलिए बताइए किस सन में इसका प्रकाशन किया जाता था। बिल्कुल सही, 1930 में। ठीक, 1930 में ये निकलता था उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर हमारा बी ऑप्शन
सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, क्योंकि रैपिड फायर तरीके से आज की क्लास आधारित है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर पेडागोजी के प्रश्न हैं। प्रश्न लगभग 6-7 पेडागोजिक हैं, उसके बाद व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो अगर आप भी डेली यूपी टेट की फ्री प्रैक्टिस बैच से जुड़ना चाह रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इस बार यूपी टेट 2025 की तैयारी निःशुल्क में कराया जाएगा। पेपर भले 2026 में हो जनवरी में, लेकिन हम 2025 में पढ़ रहे हैं, इसलिए 2025 हम कहेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, आदिकाल की रचना है, इसमें से वह रचना कौन सी है जो आदिकाल की है? ए ऑप्शन का है अखरावट, बी ऑप्शन का है छत्रसाल दशक, सी ऑप्शन का है दीपशिखा और डी ऑप्शन का है खुमार रासव। चलिए बताइए कौन सा उत्तर हमारा यहाँ पर होने वाला है। अगर बात करें इस प्रश्न के उत्तर की, तो खुमार रासो जो है हमारा आदिकाल की रचना है। और खुमार रासो की रचयिता कौन है, लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं दलपति विजय। ठीक, याद करिए दलपति विजय। चले, खुमार रासो के जो लेखक हैं वो हैं दलपति विजय, और आदिकाल की रचना खुमार रासो नहीं है। ठीक है, समझ गए? तो अगर बात करें आदिकाल की अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं, इनमें देखिए 3 जो दिए गए हैं इंपॉर्टेंट, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, ये तीनों जो हैं ये आदिकाल की रचना है। लेकिन खुमार रासो जो है यह आदिकाल की रचना नहीं है। ठीक है, यहाँ पर इतना जानते रहिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन आता है। कब आता है? ए ऑप्शन कह रहा है पूर्व ज्ञान, बी ऑप्शन कह रहा है प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात, सी ऑप्शन कह रहा है आदर्श वाचन के पश्चात और डी ऑप्शन कह रहा है मौन वाचन के पहले। चलिए बताइए कि हिंदी शिक्षण में पाठ्य योजना के उद्देश्य कथन कब आएंगे। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि पाठ्य उद्देश्य कथन तब आता है जब प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात ही पाठ्य उद्देश्य आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो निकलेगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, देख रहे हैं कितना पेडागोजी का प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि पेडागोजी आप पढ़िए। जो टॉपिक सिलेबस में दिए गए सबसे पहले आप सिलेबस चेक करिए। ठीक है, अगर आप अभी तक सिलेबस नहीं देखे तो जो हमारे चैनल पर विजिट करेंगे उनको सिलेबस मिल जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न में कहा जा रहा है कि शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा। अब बताइए शब्द का अर्थ स्पष्ट करने वाले कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त तरीका होगा। ए ऑप्शन का रहा है वाक्य प्रयोग, बी ऑप्शन का रहा है व्याख्यान, सी ऑप्शन का रहा है भ्रमण और डी ऑप्शन का रहा है चरित्र निर्माण। चले बताइए यहाँ से हमारा उत्तर क्या होने वाला है। चलिए देखते हैं, अगर बात करें शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु सबसे बेस्ट तरीके की, तो वह हो जाएगा वाक्य प्रयोग। ठीक है, क्योंकि यही है जो शब्द के अर्थ को स्पष्ट करेगी, क्योंकि आप अधिक से अधिक वाक्य प्रयोग करेंगे तो आपका अर्थ भी स्पष्ट होता जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमारा उत्तर इसका जो होगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अब यहाँ से कुछ प्रश्न देखेंगे व्याकरण के। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न बताइए कि निरामिष किसे कहते हैं। बताइए निरामिष किसे कहेंगे। ए ऑप्शन कर रहा है मांस रहित भोजन, बी ऑप्शन कर रहा है मोक्ष का इच्छुक, सी ऑप्शन कर रहा है रात्रि में विचरण करने वाला और डी ऑप्शन कर रहा है मृत्यु का इच्छुक। मोक्ष का इच्छुक और मृत्यु का इच्छुक, जल्दी से बताइए कि निरामिष किसे कहते हैं। चलिए बताइए, तो निरामिष कहेंगे मांस रहित भोजन को। यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन सही। ठीक है, यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा। और आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कर रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है रामधारी सिंह दिनकर। तो बताइए आपकी उर्वशी एक इनकी रचना थी, इनके लिए इनको मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। ए ऑप्शन करा 1971 में, बी ऑप्शन करा 1972 में, सी ऑप्शन करा 1973 में और डी ऑप्शन करा है 1976 में। चलिए बताइए, अगर बात करें इनकी उर्वशी जो रचना थी इसके लिए पुरस्कार इनको कब मिला था ज्ञानपीठ का, तो वह मिला था 1972 में।
ठीक है। 1972 में इनको पुरस्कार मिला था। अगर बात करें हिंदी भाषा पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि हिंदी भाषा पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला, तो आपको उत्तर बताना होगा सुमित्रा नंदन पंत को मिला था। कब मिला था सुमित्रा नंदन पंत को, तो 1968 में ही मिल गया था इनको। ठीक, यहाँ से इतना जानते रहिए। किस देखिए उनकी किस रचना के लिए मिला था उन्हें, तो उनकी रचना थी चिदम्बरा। एक रचना थी सुमित्रा नंदन पंत की, तो क्या थी, वो थी चिदम्बरा। ठीक है, इनके लिए सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, तो आप इनका नाम जरूर जानते रहिएगा। ठीक, अगर बात करें और 1978 में अज्ञेय को मिली थी कितनी नाव में कितनी बार। 1978 में अज्ञेय जी एक लेखक है, उनको मिला था। उनकी रचना थी कितनी नाव कितनी बार। ठीक, अगर बात करें 1982 में महादेवी वर्मा को भी मिला है। इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना थी 1982 में, इनको यामा एक रचना थी, यामा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो इन जितने भी नामों को मैंने बताया आप याद करिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आगे बढ़ेंगे। इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा हमारा क्या होगा, 1972 में उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि सहद शब्द है, क्या शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, आगत है। जल्दी से बताइए कौन सा यहाँ पर हमारा उत्तर सही होने वाला है। चलिए सहद का अगर बात करें, क्या पूछा गया है, सहद शब्द है, तो यह शब्द जो है आगत है, देशज विदेशज नहीं होगा, ये आगत शब्द है। यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही होगा। ठीक, क्योंकि अब यहाँ पर जल्दी जल्दी क्लास को बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ बताने की बात वैसे नहीं है। चलिए प्रश्न में कहा जा रहा है अगले प्रश्न का कि वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है, जंगल के अर्थ में, स्त्री के अर्थ में, पुस्तक के अर्थ में, या व्यवसाय के अर्थ में। तो जल्दी से बताइए कि वनिता का जो अर्थ होता है क्या होता है। चलिए तो बिल्कुल सही, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए क्या होगा, तो यह ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा स्त्री। वनिता का जो अर्थ है स्त्री के अकॉर्डिंग प्रयोग में किया जाता है। अगर बात करें और शब्दों को कैसे करेंगे, नारी कह सकते हैं, कलव कह सकते हैं, त्रिया कहेंगे, वामा कहेंगे, कांता कहेंगे, रमणी कहेंगे, कामनी कहेंगे, तो सुंदरी कहेंगे। तो ये शब्द जो हैं वनिता के ही अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक, इस प्रश्न का उत्तर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लास अच्छी लग रही हो तो एक बार क्लास को लाइक करिए, और अभी तक अपने मित्रों तक शेयर ना किए हो तो एक बार अपने हर ग्रुप में इसे क्लास को शेयर जरूर करें, क्योंकि इस बार आपको फ्री प्रैक्टिस बैच किसी चैनल पर मिल रही है, तो आप उसका लाभ उठाइए। ऐसा नहीं कि हम इधर उधर कुछ भी पढ़ाएंगे, अभी आप हमारे क्लासेस को देखें तो एक बार। ठीक है, चलिए फिलहाल आपकी इच्छा, आपको पढ़ाई करनी है तो करिए, नहीं तो परीक्षा आने पर पढ़ाई करने सब लग जुट जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा कि मुकुंद किसका पर्याय है। अब बताइए मुकुंद किसका पर्याय है। ए ऑप्शन है विष्णु का, बी ऑप्शन है शिव का, सी ऑप्शन है सूर्य का, और डी ऑप्शन है कामदेव का। चलिए चलिए जल्दी बताइए। बिल्कुल सही, बात करें मुकुंद किसका पर्यायवाची है, तो ये हो जाएगा विष्णु का पर्यायवाची। ठीक है, विष्णु का पर्याय है। अगर बात करें विष्णु का पर्याय और कौन कौन से शब्द होते हैं, तो जनार्दन होता है, चक्रपाणि होता है, उपेंद्र होता है, चतुर्भुज होता है, गरुड़ध्वज होता है, विशंभर होता है। तो ये सारे शब्द जो हैं विष्णु के ही पर्याय कहे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होने वाला है ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है, इसमें से कौन सा वह निबंध संग्रह रामचंद्र शुक्ल का है। ए ऑप्शन कर रहा है माटी का फूल, बी ऑप्शन कर रहा है चिंतामणि, सी ऑप्शन कर रहा है क्षण बोले कण मुस्काए, और डी ऑप्शन कर रहा है आलोक पर्व। चलिए बताइए आचार्य रामचंद्र शुक्ल की वह कौन सा निबंध संग्रह है इसमें से, जल्दी से कमेंट करिए। तो बिल्कुल सही, यहाँ पर जितने भी लोगों ने उत्तर दिया है चिंतामणि इनकी एक महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है, तो यहाँ पर हमारा उत्तर जो होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलें आगे। चलें अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए हमने आपको पहले ही क्लास में बता दिया था, जो पिछली क्लासेज हमने कराई उसी में बताया था कि आपको जो है
वर्ड वर्डों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? वर्डों को पढ़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से बहुत प्रश्न यूपी टेट में आए हैं, चाहे उच्चारण स्थान हो, चाहे और कुछ प्रकार के शब्द हों, आप उनको पढ़िए, वर्ण विचार पढ़िए, सारे के सारे वर्णमाला को पढ़ डालिए, क्या-क्या इससे प्रश्न बनेंगे, क्योंकि यहाँ से हर बार प्रश्न पूछे गए हैं यूपी टेट के पेपर में, ठीक है? चलिए देखते हैं प्रश्न में क्या कह रहा है? कह रहा है कि अर्ध स्वर है, बताइए क्या है? ए ऑप्शन कह रहा है य और व, बी ऑप्शन कह रहा है ई और उ, सी ऑप्शन कह रहा है री और री और डी ऑप्शन कह रहा है री और स। चलिए जल्दी से कमेंट करिए कि अर्ध स्वर इसमें से कौन से हैं, ठीक? बताइए। अगर बात करें अर्ध स्वर कौन सा है तो यह और वह जो है यह अर्ध स्वर के अंतर्गत आते हैं, तो इसलिए हमारा उत्तर जो होगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यह और वह जो है अर्ध स्वर होते हैं, ठीक? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ है, क्या होगा? अपराधी का अपनी दाढ़ी खुजलाना, बी ऑप्शन कर रहा है अपराधी का शंकाग्रस्त रहना, सी ऑप्शन कर रहा है अपराधी की पहचान हो जाना और डी ऑप्शन कर रहा है अपराधी की अपनी पहचान छिपाना। ये तो सब जानते होंगे क्योंकि यह कई परीक्षाओं में पूछा गया और कई उदाहरणों को भी यहाँ पर दिया रहता है कई किताबों में। तो यह उत्तर आप बताइए कि चोर की दाढ़ी में तिनका इसमें से कौन सा उत्तर होने वाला है। चलिए बताते रहिए आप लोग, चलिए कमेंट करिए। बिल्कुल सही। बात करें इस प्रश्न के उत्तर की तो अपराधी का शंकाग्रस्त रहना या होना यही है चोर की दाढ़ी में तिनका। इस प्रश्न का उत्तर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अब यह प्रश्न बताइए कि जो बात एक बार कही जा चुकी है उसे आप दोहराते रहेंगे तो उसे हम एक शब्द में क्या कहेंगे। ए ऑप्शन की बात करें, कह रहा है आगार, बी ऑप्शन कह रहा है प्राकथन, सी ऑप्शन कह रहा है पृष्ठ पेषण और डी ऑप्शन कह रहा है प्रस्तावना। चलिए बताइए कौन सा उत्तर होगा यहाँ पर। एक बार कही बात को बार बार दोहराते रहना, तो यहाँ पर उत्तर जो होगा वह हो जाएगा पृष्ठ पेषण। जो एक बात कह उठा एक बार उसके बाद कई बार अगर दोहराते रहेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे कहते हैं पृष्ठ पेषण। यहाँ पर सी ऑप्शन में दिया गया है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा जो निकलेगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक? चलिए नहीं अभी देखिए लगभग 18 प्रश्न अभी हुए हैं हिंदी के, अभी लगभग 10-12 प्रश्न बचे हैं। तो पूरी क्लास को देखिए, यहाँ पर ये नहीं करना कि 5 मिनट देखेंगे और बाद में देख लेंगे, ऐसा मत करिए क्योंकि अगर आप एक बार क्लास को छोड़कर चले गए तो आप शायद दोबारा ना देखें उसको, मुझे पता है, ठीक है? तो आप जब लाइव क्लासेस हमारी सुबह 10 बजे में चल रही होती हैं तभी आप देखा करिए, ये मत समझिए कि बाद में हम देखेंगे, अगर बाद में रह गए तो रह ही गया, ठीक है? चलिए फिलहाल आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है। एक शब्द दिया गया है बुद्धिहीन, आपसे पूछा जा रहा है किस संवर्ग में यह शब्द आएगा। ए ऑप्शन का रहा है संज्ञा, बी ऑप्शन का रहा है सर्वनाम, सी ऑप्शन का रहा है विशेषण और डी ऑप्शन का रहा है क्रिया। चलिए बिल्कुल सही, जितने भी लोगों ने बताया विशेषण, इनका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है? बुद्धिहीन शब्द जो है व्याकरण की दृष्टि से एकदम सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है। अब यहाँ पर बताइए, ए ऑप्शन का रहा है अपादान, बी ऑप्शन का रहा है संबंध, सी ऑप्शन का रहा है अधिकरण और डी ऑप्शन का रहा है संप्रदान। तो जहाँ पर अलगाव की बात की जा रही हो वहाँ पर लगभग 90% जो चांस बनता है वहाँ पर अपादान ही होता है। जब छत से ईंट गिरी तो मतलब छत पर से ईंट अलग हो रही है, तो जहाँ पर अलगाव की बात किया हो वहाँ पर अपादान कारक होता है ज़्यादातर, ठीक है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो होगा हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक? चलें आगे। कितने लोग हैं जो क्लास को शेयर डेली करते हैं और लाइक भी करते हैं? चलिए बताइए कितने लोग हैं? और ये बताइए कि जो लोग हमारे साथ यूपी टेट क्लासेस के लिए जुड़े हैं, उनमें से कितने लोग हैं जो पढ़ाई नहीं करते हैं डेली? एक बार कमेंट करिए आप तो। चलिए फिलहाल अगला प्रश्न हम तब तक देखेंगे। कह रहा है कि समष्टि का क्या विपरीतार्थी शब्द है?
इसमें से पूछा जा रहा है वह शब्द कौन सा है जो समष्टि का उल्टा है। ए ऑप्शन कर रहा है विशिष्ट, बी ऑप्शन कर रहा है अशिष्ट, सी ऑप्शन कर रहा है पुष्टि, अपुष्टि है, और डी ऑप्शन कर रहा है व्यष्टि। तो बात करेंगे इस प्रश्न के उत्तर की, तो जल्दी से आप बताइए। चलिए बताइए। बिल्कुल सही। समष्टि का जो होगा वह हो जाएगा व्यष्टि। समष्टि का जो है व्यष्टि होता है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो होगा डी ऑप्शन हमारा सही होगा। और आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि करपट का तद्भव रूप है। बताइए करपट का तद्भव रूप कौन सा है। ए ऑप्शन का है कपट, बी ऑप्शन का है कारपेट, सी ऑप्शन का है कपूर, और डी ऑप्शन का है कपड़ा। चलिए करपट का तद्भव रूप क्या होगा आप यही बताइए। तो बिल्कुल सही। जितने लोगों ने भी डी ऑप्शन कपड़ा चुना है करपट का, उनका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक। यहाँ पर कपड़ा होगा, कपूर का होता है जो कर्पूर होता है। ठीक है, याद करिए। यहाँ पर जो सी ऑप्शन में दिए गए कपूर ना, इसका क्या होगा तद्भव रूप। तो ये होता तद्भव नहीं, तत्सम इसका होगा। ठीक है, कर्पूर हो जाएगा तत्सम रूप। ठीक, कर्पूर होता है तत्सम रूप कपूर का। और करपट का तद्भव पूछा गया, करपट तो तत्सम रूप है। ठीक है, तो करपट का तद्भव रूप पूछा गया, तो यहाँ पर हमारा कपड़ा उत्तर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा डी ऑप्शन सही होगा। और फटाक से आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। प्रश्न में कह रहा है कि रमणी में कौन सा प्रत्यय है। बताइए। चलिए बताइए, रमणी में अनी प्रत्यय है, ई प्रत्यय है, या रम है, या ड़ी है। बताइए कौन सा होगा रमणी में प्रत्यय। चलिए बिल्कुल सही। यहाँ पर रमणी में अनी प्रत्यय होता है, तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ए ऑप्शन सही करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्लास को एक बार लाइक करिए, निवेदन करें आप अगर हमारे साथ जुड़े हैं तो यूपी टेट के हर क्लास को अटेंड करिए। लाइव में आकर अटेंड करिए। सुबह 10 बजे जैसे ही क्लास स्टार्ट होती है तुरंत आप आकर अटेंड करिए। ठीक है, ये मत सोचिए कि हम शाम को पढ़ेंगे सुबह पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे। जब एग्ज़ाम डेट क्लियर होगा, एकदम कन्फर्म होगा या एडमिट कार्ड आएगा तब पढ़ लेंगे, ऐसा मत करिए। क्योंकि इस बार का यूपी टेट बहुत ही उपयोगी होने वाला है। लगभग 25 लाख लोग इसमें बैठने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। टीचरों को भी बैठना पड़ेगा इसमें, तो आप पास करिए। ठीक है, चलिए फिलहाल प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनऊ रघुवर बिमल जस जो दायक फल चार। में कौन सा छंद है। ये तो आप क्या पूछा गया है, ये है क्या दोहा है, छंद है, क्या है बताइए। तो ये है क्या हनुमान चालीसा का पार्ट है। आप बताइए क्या है ये। चलिए तो बिल्कुल सही, ये उत्तर हमारा दोहा है हनुमान चालीसा का। यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा। अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते होंगे तो इसे आप जानते होंगे, स्टार्टिंग में ही यह दिया गया है। ठीक है, चलिए फिलहाल आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। चलिए प्रश्न में कहा रहा है कि वाक्य शुद्ध है, मतलब चार ऑप्शनों में से कौन सा सही होगा यही आपसे पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन का है मोहन और गीता गा रही हैं, बी ऑप्शन का है गीता और मोहन गा रहा है, सी ऑप्शन का है मोहन और गीता गा रहे हैं, या डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बता दीजिए यहाँ पर कौन सा उत्तर होने वाला है। चलिए बताइए। बिल्कुल सही। अगर बात करें सही वाक्य की, तो यहाँ पर मोहन और गीता जो हैं ये गा रहे हैं, यही हमारा उत्तर सही हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है अगले प्रश्न में। तो कहा जा रहा है कि निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा। ये प्रश्न जब पहली बार पूछा गया था किसी एग्जाम में, तो वहाँ पर बहुत विवाद हुआ था और ये प्रश्न कोर्ट तक गया था। लेकिन यूपी टेट में यह पूछा गया और जो आयोग ने उत्तर दिया वही हम आपको बताएंगे। ठीक, चलिए बताइए सबसे अंत में क्या आ गया। तो यहाँ पर सबसे अंत की बात किया जाता है, तो यहाँ पर उत्तर जो होगा वो हो जाएगा क्लियो। इन ऑप्शनों में सबसे पहले आएगा क्या, कृषाणु आएगा, उसके बाद क्या आएगा, कृषक आएगा, फिर क्रम आएगा, फिर क्लियो आएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे अंतिम में जो आएगा वो होगा क्लियो। इसलिए हमारा उत्तर जो है यह भी ए ऑप्शन क्लियो सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है।
कह रहा है कि चराचरम में कौन सा समास है। हिंदी व्याकरण का हर एक चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर हर चैप्टर को कवर कराया जाता है। ठीक है, क्योंकि पेपर एग्जामिनर जब सेट करता है तो पूरे चैप्टर को देखता है हिंदी व्याकरण का, और अधिक से अधिक प्रश्न वह हिंदी व्याकरण से ही पूछता है। ठीक है, तो तैयार रहिए हमारे साथ। अब आपके लिए हम मैराथन क्लासेज भी जल्द ही लाने वाले हैं। ठीक, चलिए चराचरम में बताइए कौन सा समास है। क्या तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, बहुब्रीहि समास है या कर्मधारय समास है? कौन सा समास होगा, एक बार जल्दी से कमेंट कर दीजिए। चलिए बताइए, देखते हैं कितने लोग सही उत्तर देते हैं। बिल्कुल सही, चराचरम में जो है द्वंद्व समास होता है। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर क्या निकलेगा, द्वंद्व समास, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अभ्यागत एक शब्द दे दिया गया और पूछा जा रहा है उपसर्ग कौन सा होगा। ए ऑप्शन कर रहा है अ होगा, बी ऑप्शन कर रहा है अभ्य होगा, सी ऑप्शन कर रहा है अभी होगा और डी ऑप्शन कर रहा है अभ्या होगा। तो जल्दी से बताइए कि अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग होने वाला है। चलिए बिल्कुल सही, यहाँ पर हमारा जो अभ्यागत शब्द दिए गए इसमें अभी धन आगत होता है, इसलिए हमारा उत्तर जो होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आज की क्लास में बस इतने ही प्रश्न है। आज हमने जो पढ़ा वो था यूपी टेट 2016 का सारा प्रश्न। अगर आपको भी इस प्रकार की क्लासेस डेली चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और डेली लाइव सुबह 10 बजे क्लासेज को जरूर लाइव पढ़िए। उसके बाद आप हमारे साथ जुड़कर और क्लासेज भी पा सकते हैं। ठीक है, फिलहाल क्लास कैसी लगी कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर बताइएगा और तैयार रहिएगा। अगर आपको हमारे साथ जुड़कर पढ़ाई करना है, कल सुबह 10 बजे आपके समक्ष हम फिर उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।